गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, वन्नक्कम। पूरे दुनिया से आप सबके साथ संपर्क करने का ये माध्यम जिन नवीन जी के कारण से संभव हुआ है, उस आयुष दर्पण के नवीन जोशी जी को नमस्कार। और आप सभी भाई बहन जो आज अपना समय देकर हमें सुनने यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को भी मन से, हृदय से नमस्कार और आभार। आज के इस नाड़ी परीक्षा के दूसरे पुष्प में आप सभी का स्वागत। आज के इस पुष्प की शुरुआत करने के पहले मुझे वाजिब यही लगता है कि कल के सत्र के बाद काफी लोगों ने कुछ सवाल रखे थे, उन सवालों का मैं आपको जवाब दे दूं और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई को शुरुआत करेंगे। अरुण शर्मा जी, ब्रजेश शर्मा जी, आशीष कुमार जी, जतिंदर वर्मा जी, इन सब ने एक खास सवाल पूछा कि नाड़ी परीक्षा करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, नंबर 1। नंबर 2, व्याधित के लिए और स्वस्थ व्यक्ति के लिए नाड़ी परीक्षा करने का समय कौन सा होना चाहिए। और तीसरा, नाड़ी परीक्षा करने में हमें स्त्री और पुरुषों में कोई भेद करना चाहिए क्या। अगर आप मुझसे मेरा अनुभव पूछेंगे, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं और शास्त्र के अभ्यास के बाद जब मैंने ये नाड़ी परीक्षा अब सिखाना शुरू करके तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 28-29 साल में हमने एक चीज पाई कि नाड़ी परीक्षा आप किसी की भी हाथ की करो तो भी नाड़ी आपको तकरीबन एक जैसी मिलती है, पर व्यवहार में स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी देखने का प्रावधान है और पुरुषों के दाहिने हाथ की नाड़ी देखने का प्रावधान है। और इसके लिए अनेक कारण बताए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि स्त्री में उष्णता की अधिकता होती है, वो शक्ति प्रधान है, और पुरुष जो पुरुष प्रधान है उसमें ये बदलाव इसलिए किया जाता है। व्यवहार में ये इतना तीव्रता से प्रचलित है कि लोगों को अगर आप नाड़ी दूसरे हाथ की देखेंगे तो उनको कुछ आक्षेपित लगता है, उनको लगता है कि आप सही नहीं देख रहे हो। तो कोशिश ये करना कि आप हो सके उतनी नाड़ी स्त्रियों के बाएं हाथ की देखना और पुरुषों के दाहिने हाथ की देखना। अगर वहाँ संभव नहीं है किसी कारणवश तो आप दूसरे हाथ की देखेंगे तो भाई कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं महसूस आए होगा। यह हमारा अपना अनुभव है, नंबर 1। नंबर 2, कब देखनी चाहिए नाड़ी। मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि रुग्ण जब आपके पास आवे, जब रुग्ण आपके पास आता है वो किसी खास कारण से आता है, उसको बीमारी हुई है और उस बीमारी को निजात समझकर निजात पाने के लिए आता है, तो उसी वक्त आपने नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। अगर आपको कोई विशेष आशंका निर्माण होती है, कहीं कुछ नाड़ी में और गड़बड़ लगती है, तो आप उसे दूसरे दिन सवेरे खाली पेट बुला सकते हैं और उसकी परीक्षा कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में नाड़ी परीक्षा अगर करनी है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उसको रात में जल्दी खाना खाने के लिए कहिए, 6:30-7 के आसपास। रात को जल्दी सोकर 7-7.5 घंटे की नींद लेने के बाद, मल प्रवृत्ति होने के बाद सवेरे खाली पेट सूर्योदय के समय पे उसे बुलाइए और वहां पर नाड़ी परीक्षा करिए। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए सबसे सही समय होगा। व्याधित व्यक्ति के लिए जो अंतःप्रवेशित है, आपके यहाँ एडमिटेड है, उनका परीक्षा करने का भी यही सबसे उपयुक्त समय है। पर जो रुग्ण कहीं दूर से आ रहा है उसे लिए वो जब भी आएगा उसे आने दीजिए और उसकी नाड़ी परीक्षा करिए। नाड़ी परीक्षा करने के पूर्व हम सबको एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग करवाते हैं और उसके बाद उसकी नाड़ी परीक्षा करते हैं। उस ध्यान के प्रयोग के बारे में अब हम बताएंगे आपको। महेश कुलकर्णी जी ने एक सवाल और पूछा था कि नाड़ी नहीं लगने का दूसरा कारण कौन सा है। हमने एक कारण तो कल बता दिया था, याकोहामा डिसीज या टकामाशी डिसीज, जिसमें नाड़ी, पल्सलेस डिसीज, जिसमें नाड़ी नहीं लगती है। पर दूसरा कारण हमें लगा कि आप सब वैद्य हैं तो आपके ध्यान में आया होगा, जो पुराने हिंदी सिनेमा में आप अक्सर देखते आए हैं, नाड़ी ये जीव साक्षिणी है। जब जीव ही नहीं रहता, मृत्यु जब आपको जकड़ में पकड़ लेता है, उस समय नाड़ी नहीं लगती। रादर नाड़ी नहीं लगना यह मृत्यु दर्शक है।
नाड़ी परीक्षा के पूर्व उपवास करना चाहिए क्या? मैं नहीं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता है। अंकिता नीलकंठ जी ने एक सवाल पूछा कि अंगुष्ठ मूल से 3 अंगुल नीचे नाड़ी देखनी चाहिए। यह बड़ा एक ही रुग्ण की, अब 3 अंगुल रुग्ण के या 3 अंगुल चिकित्सक के, ये उहापोह वाला विषय हो सकता है। उससे अच्छी बात तो यह है कि जो एनाटॉमिकल मार्कर्स है, जो शरीर में उपलब्ध शारीर चिन्ह है, जो स्थिर स्वरूप के हैं, उनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो नाड़ी परीक्षा सटीक और सही जगह पर हो सकती है। हम इसलिए स्टाइलॉइड प्रोसेस से मीडियल की तरफ जाने का इशारा करते हैं, और वहां पर चूंकि वो फ्लैट सरफेस का अंत पोर्शन है, वहां पर से जहां आपको स्पंदन मिलना शुरू होता है वो जगह जो है, क्योंकि कुछ जगह पर 1 अंगुल नीचे से, किसी जगह पर 1.5 अंगुल नीचे से, कुछ जगह पर 3 अंगुल नीचे से ऐसे उल्लेख है, और ये बड़ा पशुपेश वाला है। तो उससे बेहतर हम यही समझते हैं कि आप स्टाइलॉइड प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, जो हमने बताई थी कल आपको। यहाँ पर आप अगर आपके हाथ को, उंगली को रखेंगे और घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको एक उभार सा मिलेगा, हर एक को मिलेगा, क्योंकि ये अगर जिसका रेडियस बोन ही नहीं है उसको शायद नहीं मिलेगा, पर बाकी सभी को मिलेगा। और यहाँ से आप मिडिली जाते हैं तो रिस्ट के मिड लाइन के पहले एक गड्ढे जैसी चीज आपको नजर आती है, और वहीं पर आपको पल्सेशन मिलते हैं। अगर यहाँ नहीं मिले तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, जहाँ पल्सेशन मिले वहां पर रखना है, और उसके बाद आपने दूसरी उंगली और उसके बाद तीसरी उंगली जो 90 डिग्रीज में रखनी है, इसका प्रयोग करना है। ये ज्यादा सटीक बनता है। अंगुल के द्वारा प्रमाणित गिनना हमें लगता है कि ठीक से नहीं बैठता है। भव्य गोयल जी ने पूछा है कि ये 72,000 नाड़ियों का वर्णन कहाँ मिलता है? शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में 10,000 धमनियों का, सिराओं का वर्णन है। 72,000 नाड़ियों का वर्णन योग शास्त्र में है, पर शायद हम यहाँ पर योग शास्त्रीय नाड़ी परीक्षा की बात नहीं कर रहे। हम चिकित्सकीय दृष्टिकोण से नाड़ी परीक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें हम रेडियल पल्स का आवागमन करते हैं और उसको देखते हुए, उसको स्पर्श करते हुए शरीर में घटने वाली घटनाओं का परीक्षण करते हैं। तो नाड़ी परीक्षा में ये 72,000 नाड़ियों का और उनका आपस में क्या मेल हो सकता है, उनका शरीर पर क्या परिणाम होगा, व्याधियों में क्या परिणाम होगा, इसके बारे में जवाब देने के लिए मैं अधिकारी व्यक्ति नहीं। योग वाशिष्ठ का हमारा उतना अभ्यास नहीं है जिसके बारे में हम आपको बता पाए। सोनाली मस्के जी ने पूछा है कि यही रुग्ण के कौन से हाथ की नाड़ी देखनी चाहिए, उसके बारे में हमने बताया। इसके सिवा शिवराम चौधरी, सुमन खनाल जी, उत्कर्ष वर्मा जी, अमन दीप कौर जी, राजेश सक्सेना, संजय सारस्वत, अरुण सेठी, दिलेश निगम, भावना हरियाणी, ज्योति वर्मा, विक्रम सिंह, प्रज्ञा विलाड़गी, ईशा सूरी, अर्जुन धवाल, अजिंक्य चन्ना, विनय सिंह, कुंवर शुभम राय इत्यादि अनेकों ने अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के दौरान व्यक्त की। मैं सभी का आभारी हूँ। आपके प्रश्न आते रहने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही जीवंत व्यक्ति की पहचान है। हमारे गुरुजी अक्सर कहते थे कि शंका सिर्फ 2 लोगों को नहीं आती। एक जो अत्यंत ज्ञानी है उसे शंका नहीं आती, क्योंकि उसको सभी प्रकार का ज्ञान है, और दूसरा आप सभी जानते हैं कि किसको नहीं आती। शंका आना एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है, और अच्छे गुरु जी का भी, कि उसके शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं शंका का स्तर रहे बाकी, क्योंकि इन्हीं शंकाओं के द्वारा वो भी सीखता है। नाड़ी परीक्षा में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, हम दोनों मिलकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो पिछले सिर्फ 28 सालों से ये प्रयास कर रहा हूँ। तो जो शंकाएं आपके मन में आती है वो मेरी परिपूर्ति के लिए काम में आती है, तो कृपा करके जितनी भी हो सके उतनी शंकाएं पूछें। आज इस पुष्प के शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि नाड़ी परीक्षा करते वक्त हम रुग्ण को एक ध्यान कराते हैं। उस ध्यान की प्रक्रिया से आप सबको अवगत कराता हूँ। बहुत आसान है, आप आपके सुविधा के अनुसार भी ध्यान करा सकते हैं। मैंने नाड़ी परीक्षा सीखी थी महर्षि महेश योगी जी के पास, हिज होलीनेस।
और महर्षि जी के वहाँ भावातीत ध्यान का प्रयोग होता है। भावातीत ध्यान अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की ध्यान पद्धति है, जिससे आपके शरीर के सभी इंद्रियों का मन के साथ और आत्मा के साथ एक संलग्नता, लिनिएशन तैयार हो जाता है, और दैट मेक्स यू वेरी वेरी सेंसिटिव टू गेन ऑल दोस pulsations analyzed. So my suggestion is always go for some kind of meditation. I am just going to share with you a simplest kind of meditation, which is just a beginning. You can start with a very simple thing. Close your eyes. Close your eyes. I'm sure that you all are breathing. Only thing is we are unaware of the breathing. Our breathing goes automatically. It should be, because it's an automatic process. सिर्फ हमें इसके बारे में अब अवगत होना है. बी अवेयर अबाउट योर ओन ब्रीदिंग. जस्ट ध्यान रखिए कि आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उसके प्रति ध्यान रखिए. ये सांस आपके फेफड़े में कहाँ तक जाती है, इसका ध्यान रखिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अब आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं. यहाँ पर आपको डीप ब्रीथ करना है. डीप ब्रीथ का मतलब है जो हम सामान्य में श्वास लेने में समय लगाते हैं, उससे दुगने समय में आपको सांस अंदर लेनी है. टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, टेक अ वेरी डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट. आपको एक स्टेप और आगे चलना है. आपने पूरा दीर्घ श्वसन किया. ब्रीद इन डीपली and then release it very slowly. Take double the time. Take double the time. सांस लिया, उसे धीरे धीरे छोड़ दिया दुगने समय में. इसके बाद में आपने श्वास लिया. जितने समय आपको सांस लेने को लगा है उतने समय तक उसे अंदर रोका और फिर धीरे धीरे दुगने समय में बाहर निकाला. ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट. इसके एक स्टेप आगे चलते हैं. ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन. इस प्रक्रिया को पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बहिःकुंभक कहते हैं. आपने अनुभव किया होगा जो आपको सामान्य श्वास लेने में समय लगता है उससे तकरीबन 16 गुना ज़्यादा समय इसमें लगता है. तो आपकी श्वसन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है. आपके मन में जितने भी विचार तरंग उठ रहे हैं वो एक सल हो जाते हैं. हम हमारे यहाँ पर आने वाले हर रुग्ण को नाड़ी परीक्षा करने के पूर्व ये हर एक स्टेप 5-5 बार दोहराने को कहते हैं. तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय इसमें लगता है. हम भी ध्यान करते हैं उसी समय. ये आवश्यक भावी है कि रुग्ण और चिकित्सक दोनों ने ध्यान करना चाहिए. ध्यान करने से हमारी इंद्रियां जो है वो उत्तेजित हो जाती है. कल का सबसे बेहतरीन प्रश्न अगर किसी का होगा तो वो मृदु लिक का था. मृदु लिक जी ने बहुत सही प्रश्न पूछा था. हमें इसका फिंगर टिप का ही क्यों प्रयोग करना है? क्यों नहीं हम हथेली के अंगुली के बाकी पोर्शन का प्रयोग कर सकते हैं? बड़ा मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न मैं जो विधा बता रहा हूं उससे सीधा संबंधित है. बाकी प्रश्न शास्त्र के संबंधित थे. लोगों ने जो सुना था
नाड़ी परीक्षा के बारे में उससे संबंधित थे, उन्होंने अपने यहाँ पर अपने तरीके से जो पढ़ा था उससे संबंधित था। पर ये मृदु लिख जी का जो प्रश्न है वो जो मैं विधा बता रहा हूँ आपके साथ, जो शेयर कर रहा हूँ उस विधा के साथ संबंधित था। ध्यान में रखना कि हमारी ये फिंगर टिप्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है बनस्पत इसके, ये टिप्स हमारी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए टिप्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, हमें नाड़ी परीक्षा करते वक्त नाड़ी को अलग अलग स्तरों पे दबाना है। तो दबाने के लिए अगर हम फ्लैट सरफेस का प्रयोग करेंगे तो एक सरखा बल नहीं डाल सकेंगे। जब हम टिप्स का प्रयोग करते हैं, अगर आप मेरी उंगली की तरफ देखेंगे तो मेरी तीनों उंगलियां एक स्तर पर है। ये एक स्तर पर लाने के लिए अगर आप फ्लैट सरफेस का प्रयोग करके तो एक स्तर पर लाना इनको असंभव सा हो जाता है और हमारा दबाव भी नियंत्रित नहीं हो सकता। तो दोनों कारणों से, चूंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है नंबर 1, और नंबर 2 दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है, इसमें जो दबाव हमको देना है, देख रहे हैं आप मेरी तीनों उंगलियों को, इसको हमको दबाना है। तो ये दबाने के लिए जो मुझे प्रेशर देने की प्रक्रिया है, जब मैं टिप्स का प्रयोग करता हूं तो मेरे तीनों उंगलियों का मैं सटीक उपयोग कर सकता हूं, इसलिए टिप्स का प्रयोग करना चाहिए। नाड़ी परीक्षा हम 5 स्तर में करते हैं। 5 स्तर में पहला स्तर है इमीडिएट एक्सप्रेशन, जहां पर हम 6 चीजों को, 6 बिंदुओं को देखेंगे। विल चेक आउट अवर प्रॉब्लम्स ऑफ 6 पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज नोन एज इमीडिएट एक्सप्रेशन। It is known as immediate expression. Second level is superficial expression, जो उत्तान स्तर है। Immediate expression में हमें ग्रॉस शरीर में घटने वाली पूरी प्रक्रिया का पूर्णतः अनुभव होता है। दूसरा पोर्शन है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सप्रेशन, जो उत्तान स्तर है। The superficial expression gives you an understanding about the condition of the dosha within the body. Condition of the dosha within the body. So दोषों की क्या स्थिति है उसके बारे में हमको उत्तान स्तर में मालूमात मिलती है। तीसरा स्तर है गंभीर स्तर या डीप एक्सप्रेशन। The deep expression is the lowest portion of the pulse, the deepest portion of the pulse. It gives you information about the prakriti, the constitution of the body. हमें प्रकृति के बारे में जानकारी अगर कहीं मिलती है तो नाड़ी के सबसे आखिरी स्तर पर मिलती है, जिसको हमने डीप स्तर कहते हैं। चौथा स्तर जो है उनको हम सबदोषा स्तर कहते हैं। सबदोषा स्तर में हमें दोष प्रकारों की जानकारी मिलती है। एक दृष्टि से अगर देखने जाए तो ये दोष प्रकार और कुछ नहीं, शरीर के विभिन्न अवयव मात्र का वर्णन है। तो हमें पहले तो ग्रॉस जानकारी मिली, उसके बाद दोषों के बारे में जानकारी मिली, तीसरे स्तर में प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, चौथे स्तर में हमें अवयवों के बारे में या दोष प्रकारों के बारे में जानकारी मिलती है, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो हमें धातुओं के बारे में, इस पूरे शरीर में जो कुछ प्रक्रिया घट रही होगी वो प्रक्रिया घटने के वक्त उसमें कौन से धातुओं में कार्य चल रहा है इसकी जानकारी मिलती है। नाड़ी परीक्षा की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, उनके बारे में हम सबसे अंत में बात करेंगे। तो नाड़ी परीक्षा के हम पहले स्तर की बात करते हैं आज। पहले स्तर को हम कहते हैं इमीडिएट एक्सप्रेशन। यह हमें ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पल्स बताता है। चले सीखने का प्रयास करें कि नाड़ी परीक्षा करते कैसे हैं। और आपको ध्यान रखना है, कल हमने आपको बताया था नाड़ी परीक्षा की शुरुआत कैसे करते हैं। अपनी खुद की नाड़ी परीक्षा करनी है तो ये प्रोसेस है। दूसरे की नाड़ी परीक्षा करनी है तो आप सीधे 3 उंगलियां उसके हथेली पर रख सकते हैं। आपने नाड़ी को देखा, आपने आइडेंटिफाई किया स्टाइलाइड प्रोसेस को, और स्टाइलाइड प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हुए आप मीडियली चले गए और जहां पर आपको पल्सेशन मिला उस पल्सेशन की जगह पर रुककर आपने दूसरी उंगली रखी और उसके बाद तीसरी उंगली रखी। क्रम ध्यान में रखिएगा, इंडेक्स नियरेस्ट टू द थंब, मिडल नेक्स्ट टू इट एंड रिंग नेक्स्ट टू इट। इसी क्रम में रखना जरूरी है, इसी क्रम में रखना बहुत जरूरी है।
please keep it in mind. The index finger should start. You should start with the index finger and then go on the side of your arm. Identify the styloid process. Go to the medial side to find a gutter-like structure, and then you can keep your fingertip there to identify the pulsation. If you find the pulsation, rest your finger there. If you don't find it, you can quietly slide it down till you find the pulsation and then stop it there. Once you find the pulsation, keep middle finger next to it and ring finger next to it. You can see my index finger is nearest to the wrist and the thumb. Middle finger is next to it towards my elbow, and ring finger is next to it. So it can be said in the other words, the ring finger is very near to the heart, middle finger is next to it, and index finger is farthest from the heart. अगर हम हृदय से देखने का, अंतर गिनने का प्रयास करें तो हमारा अनामिका हृदय से सबसे नजदीकी होगा, मध्यमा उसके बाद, और हमारे तर्जनी हृदय से सबसे दूर की अवस्था में। देखते वक्त अंगुष्ठ मूल के नीचे सबसे पहले तर्जनी, मध्यमा उसके बाद और अनामिका उसके बाद। इस स्तर पर आपने तीनों उंगलियां रखना है और यहाँ पर नाड़ी को फील करने का प्रयास करना है। यही वो स्तर है जो नाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में आपका मददगार है। यहाँ पर आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। आप कितना दबाव देते हो इसका विचार नहीं करें, आप कहाँ पर हो, नाड़ी के कौन से स्तर पर हो, इसका विचार भी नहीं करें। आप सबसे पहले प्रयास करें कि नाड़ी आपको मिले, नाड़ी आपको लगे, और वो नाड़ी लगने के बाद आपने पहले तर्जनी रखनी है, दूसरी मध्यमा रखनी है और तीसरी अनामिका रखनी है। एक शंका आपके मन में जरूर आनी चाहिए इस क्षण पर, ऐसे में तो हर बार हमें तर्जनी पे तो मिलेगा ही। जैसे जैसे आप नाड़ी परीक्षा करते जाओगे आपके ध्यान में आएगा कि जब आप तीनों उंगलियों को एक साथ रखते हो, जब तीनों उंगलियों को एक साथ रखते हो तब आपके नाड़ी के स्पंदनों में कुछ बदलाव होते हैं। जो नाड़ी हमने आइडेंटिफाई करते वक्त तर्जनी पे उंगली रखी थी, तर्जनी उंगली के नीचे जिसको पाया था, वो उसी स्वरूप में तीनों उंगलियां रखने के बाद मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसका? नाड़ी परीक्षा के पीछे का सबसे बड़ा राज तो यही पे है कि ये नाड़ी परीक्षा करते वक्त तीनों उंगलियां रखने के बाद हमारे नाड़ी में हमको बदलाव मिलता है। जो हमको आइडेंटिफाई करते वक्त इंडेक्स में जिस तरीके का स्पर्श मिलता है उस तरीके का स्पर्श मिलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं होता है। और इसका कारण हमें आयुर्वेद शास्त्र में या और शास्त्र में नहीं मिलता, इसका कारण मिलता है हमें एरोडायनामिक्स में। इसका कारण मिलता है हमें एरोडायनामिक्स में, जहां पर विचार हुआ जाता है उस विस्कस फ्लूइड को जो एक इलास्टिक पाइप के अंदर से बह रही है। वहां पर अगर हम अलग अलग जगह पर उसको इंटरसेप्ट करें तो एक बॉर्डरिंग इफेक्ट आता है। और इंटरसेप्ट करने का मतलब नहीं है कि वहां पर हम प्रवाह को अवरुद्ध करें, और इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि हम वहां प्रवाह को उसको स्पर्श करने का प्रयास करें। उस प्रयास के समय एक बॉर्डरिंग इफेक्ट नाम की प्रक्रिया होती है, और जिसके कारण से आने वाले अगले जो प्रॉक्सिमल मोस्ट उसका इंटरसेप्शन है, उसके बाद के डिस्टल इंटरसेप्शन में आपको बदलाव दिखता है उसके सेंसेशंस में। और यही कारण है जो नाड़ी परीक्षा में हम तीनों उंगलियों को एक साथ रखने की आवश्यकता है। अगर हम अलग अलग रखेंगे, उसे एक ही उंगली से नाड़ी देखेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि दोषों में घट क्या रहा है, वहां शरीर में घट क्या रहा है। तो नाड़ी परीक्षा करते वक्त सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं तो यही मानता हूं कि यह सबसे डिफिकल्ट बात भी है, नाड़ी परीक्षा को लोकेट करना। ये जिसको आ गया समझिए कि उसको आधी नाड़ी परीक्षा आ गई। नाड़ी परीक्षा के हम कुल मिलाकर 13-14 बिंदुओं को देखते हैं, उसमें से 6 बिंदु इस पहले स्थान पर है। फिर से ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कैसे नाड़ी परीक्षा करना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाड़ी परीक्षा अगर हम इस स्तर पर कर सके, अगर हम इमीडिएट एक्सप्रेशन पे नाड़ी लोकेट कर सके सिर्फ,
नाड़ी लोकेशन करना, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द पल्स itself is the most difficult part of the pulse diagnosis, rather it is the most important portion of your pulse. जो सबको आपको आसान लगता होगा, मैं निश्चित तौर से जानता हूँ। अभी तक मैंने तकरीबन 200 के ऊपर वर्कशॉप्स किए हैं, कुछ ऑनलाइन और तकरीबन 188 ऑफलाइन वर्कशॉप्स, तकरीबन 30,000 लोगों को पढ़ाने के बाद का ये मेरा अनुभव है। ये सुनने को बड़ा आसान लगता है, पर नाड़ी परीक्षा का लोकेशन मिलाना, अपने आप में नाड़ी परीक्षा को अकम्प्लिश करना है। Once you can identify the location of the pulse, you believe me that you have done half the work, and it is then the next steps are very obvious and very natural. They go in the flow. They go in the flow. वो अपने आप हो जाएगी। आपको नाड़ी परीक्षा करने के लिए कोई और प्रयास करने की जरूरत नहीं। जरूरत सबसे पहले है कि नाड़ी परीक्षा का सही सटीक लोकेशन आइडेंटिफाई करो। फिर से एक बार उंगली रखना है अपने तर्जनी, आपके अंगुष्ठ के बीचों बीच, और साइड से हाथ घुमाना है। जैसे ही घुमाएंगे आपको ये बोनी प्रोमिनेंस मिलेगा, जिसको स्टाइलाइट प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आपको मिडिली जाना है, पल्सेशन को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद तीनों उंगलियों को जगह पर रखना है। ये जो एरिया है जहां पर हमने कोई दबाव की बात नहीं की, ये जगह को कहते हैं इमीडिएट एक्सप्रेशन या तात्कालिक स्तर। ये हमें नाड़ी में होने वाले शारीरिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। आप में से जितने भी चिकित्सक हो मेरे बात से बड़े सहमत होंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी स्थिति ये पैदा होती है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो बैठा है मेरे सामने, क्या वो बीमार है या वो स्वस्थावस्था में है, या बीमारी की ऐसे स्थिति में जब आज के दिन उसकी शारीरिक अवस्था उतनी खराब नहीं है। तो ये हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा? और ये आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे सही तरीका है नाड़ी परीक्षा। अब आपने तीनों उंगलियां रख दी। अभी तीनों उंगलियां रखने के बाद आपको क्या महसूस करना है? यहाँ पर महसूस क्या करना है, ध्यान में रखना। ये तीनों उंगलियां आपने रख तो दी, इसको तीनों उंगलियों को रखने के बाद यहाँ पर आपको महसूस करना है सबसे पहली चीज, नाड़ी का स्पर्श कैसा है। ये नाड़ी का स्पर्श कैसा है, मैं जब कैसा है ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे एक खास प्रकार की अनुभूति का अपेक्षा आपसे है। ये खास प्रकार की अनुभूति होती है नाड़ी परीक्षा में। नाड़ी चुभने वाली है या ये चुभने वाली नाड़ी, जिसको हम शॉर्ट एंगल्ड पल्स कह सकते हैं, या वो ब्रॉड एंगल्ड पल्स है जिसको हम सॉफ्ट पल्स कहते हैं। ये के चुभने वाली नाड़ी है और ये मृदु नाड़ी है जो ब्रॉड एंगल है, और एक शॉर्ट एंगल्ड पल्स है, एक कांटे के जैसे लगने वाली, सुई के जैसे लगने वाली। आप अगर उस स्पर्श को अनुभव करना चाहते हैं तो आपके पास पेन होगा, पेन की निब या सामने वाला नुकीला पोर्शन जहाँ से हम लिखते हैं उसको आप आपकी उंगली के टिप पर लगा कर देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि चुभता यानी होता क्या है। और दूसरा पोर्शन है जो पीछे वाला पोर्शन है, वो लगाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि नाड़ी का सॉफ्ट पल्स कैसा लगता है सिर्फ लगाने से। ये जो नाड़ी का शॉर्ट एंगल्ड पल्स है, शार्प एंगल्ड पल्स, ये चुभने वाला पल्स जो है वो नाड़ी में हमें विकृति दर्शक है। कुछ तो शरीर में ऐसा घट रहा है जो बीमारी को पैदा करने वाली स्थिति की तरफ ले जा रहा है। और अगर वो सॉफ्ट है तो वो प्राकृत नाड़ी है। बहुत सारे लोगों ने कल भी सवाल पूछा था और मुझे अक्सर पूछते हैं, साहब प्रकृत नाड़ी और विकृत नाड़ी को कैसा देखें? तो आपको नाड़ी देखनी है और उसके अवस्था को समझना है। वो या तो प्राकृत अवस्था में हो सकती है या विकृत अवस्था में हो सकती है। तो नाड़ी अगर चुभने वाली हो तो विकृत अवस्था को दर्शाती है, और नाड़ी अगर मृदु है, सॉफ्ट है, तो वो प्राकृत अवस्था को, फिजियोलॉजिकल स्टेट को दर्शाती है। पहला बिंदु, यह आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हमें प्रकृति और विकृति के बारे में बताता है। यहाँ पर जब मैं प्रकृति और विकृति की बात करता हूँ तो वो फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड पैथोलॉजिकल स्टेट के हैं। यहाँ पर मैं दोष प्रकृति या शारीरिक प्रकृति की बात नहीं करता हूँ, प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था की बात करता हूँ। नाड़ी में भी हमें
प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था के बारे में समझना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर चुभने वाली नाड़ी मिलती है तो इसके बाद का संपूर्ण विवरण आपको बीमारी के प्रति ले जाने वाला होना चाहिए। और अगर हमें यहाँ पर सॉफ्ट पल्स मिलती है जो प्राकृत नाड़ी की निदर्शक है, तो हमारा अगला पूरा विवरण एक प्राकृत अवस्था के समझने के लिए होना चाहिए। अगले स्तर पर चलते हैं। अगला बिंदु, अगला स्तर नहीं, अगला बिंदु, इसी स्तर पर आप नाड़ी रखी है, वहां पर ही आपको दूसरा बिंदु देखना है। क्या नाड़ी आपकी नियमित चलती है या अनियमित चलती है? नियमित मतलब दो पल्सेशन के बीच वाला काल जो है वो एक जैसा हो। ये एक नियमित नाड़ी है। और अगर ये काल बदलता रहा तो नाड़ी अनियमित होती है। हमारे लिए विचार करने वाली नाड़ी अनियमित नाड़ी है। अनियमित अगर नाड़ी होगी तो नाड़ी हमें हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी के बारे में बताती है। अनियमित नाड़ी हृदय और रक्त वाहिनियों के संबंधित। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इज डिनोटेड when the pulse is irregular. The second point is, the first point is whether the pulse is pricking or soft, and second point is whether the pulse is regular or irregular. Irregular pulse is indicative of involvement of cardiovascular system. It is definitely denoting some kind of cardiovascular involvement. हृदय और रक्तवाह का कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी नाड़ी अनियमित होती है। दो बिंदु हो चुके हैं। हमें सब मिलाकर यहाँ पर 6 बिंदुओं का विचार करना है। इन 6 बिंदुओं में से 2 बिंदु हो चुके। तीसरा बिंदु, क्या नाड़ी आपको पूरी भरी हुई मिलती है? वो आप पूरी भरी हुई नहीं मिलती है। पूरी भरी हुई नाड़ी मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल भरी हुई, पूर्ण बल से पूर्ण है। या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर खालीपन है। ध्यान में रखना, नाड़ी पूरी खाली कभी नहीं होती। पूरी खाली नाड़ी का मतलब है मृत्यु। इसको अनुभव करना है तो सबसे, मैं एक प्रक्रिया हमेशा मेरे सभी विद्यार्थी वर्गों को, जब भी मैं वर्कशॉप लेता हूँ या नाड़ी परीक्षा के बारे में बताता हूँ, कहता हूँ, आप अगर लस्सी पीते हो और व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ थिक मिल्क शेक लाइक लस्सी, तो आपको नाड़ी में जो वहां पर आपको स्ट्रॉ में बदलाव मिलता है जब आप उसे खींचते हैं तब, और खींचने के पूर्व में वही बदलाव आपको नाड़ी में पूर्व में खालीपन और बाद में भरा हुआ जो अनुभव वहां पर आपको स्ट्रॉ में मिलता है, उसी तरीके का स्पर्श आपको नाड़ी में मिलता है। अगर पूरा भरा हुआ मिलती है नाड़ी अगर भरी हुई मिलती है तो वो एक्यूट डिसऑर्डर के लिए इंडिकेट करती है, सन्निकृष्ट निदान है। कुछ ना कुछ अभी अभी घट रहा है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। और अगर वो एम्प्टी नाड़ी है जिसको पूरी भरी हुई नहीं है, ऐसी नाड़ी मिलती है तो वो नाड़ी हमें दीर्घकालीन आजार की, दीर्घकालीन बीमारी के, क्रॉनिक डिसीजेस के बारे में बताती है। तो तीसरी चीज़ हुई। पहली चीज़ हमने देखी प्रिकिंग है या सॉफ्ट, दूसरी चीज़ हमने देखी रेगुलर है या इरेगुलर, तीसरी चीज़ हमने देखी फुल है या एम्प्टी है। जब मैं एम्प्टी ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा मतलब मंतव्य निश्चित रूप से नॉट दैट फुल, इतना ही है। वो पूर्णतः एम्प्टी कभी नहीं होती, नॉट फुल्ली फिल्ड। चौथी चीज, कल भी एक किसी ने सवाल पूछा था भाई ने हमारे कि नाड़ी का टेम्परेचर गिनते हैं क्या हम? बिल्कुल गिनते हैं, और यह हमको इमीडिएट एक्सप्रेशन में ही गिनना होता है और जगह पर नहीं। हमें अगर इमीडिएट एक्सप्रेशन में अगर नाड़ी का तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, जो हमारे यहाँ पर स्पर्श के रूप में मिलता है, जैसे आपने चाय का कप पकड़ा तो आपको हल्का सा गर्म मिलता है, आपको टेम्परेचर देखने में उसके अंदर उंगली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या आपने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ा तो आपको हाथ को ठंडा महसूस होता है, उतनी ठंडी नाड़ी कभी महसूस नहीं होती। अगर उतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक जैसे या बर्फ़ जैसी नाड़ी ठंडी मिलने लगी तो वही कारण है फिर से जो नाड़ी नहीं मिलने का दूसरा कारण है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाड़ी का स्पर्श आपको सामान्य शरीर के स्पर्श से अधिक उष्णता की तरफ मिलता है क्या? और ऐसा मिलना, नाड़ी में उष्णता की तरफ स्पर्श मिलना अपने आप में एक बीमारी का निदर्शक है जो आम कहलाती है।
हम सभी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और आम को हम अच्छे तरीके से जानते हैं. इफ योर पल्स इज लिटिल वार्म than the entire body, remaining part of the body, then you can definitely say that there is some presence of ama. And ama is a very peculiar condition explained by Ayurveda. Ushmano alpa balattvena dhatum madhyam apachitam आममिति संज्ञा. अग्निमाद्य के कारण से पचन की प्रक्रिया में जो पहला धातु है वो अगर अपक्व रूप में, पहला धातु कौन सा है? रस धातु. वो अगर अपक्व रूप में, आहार रस से अगर अपक्व रूप में वो शरीर में भ्रमण करने हेतु बन जावे तो वो आम होता है. और ये उष्ण स्वभावी है. उष्ण स्वभावी होने के कारण से ये शरीर में उष्णता निर्माण करता है. और अगर नाड़ी में हमें ये उष्णता मिलती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो आम का प्रादुर्भाव शरीर में हो रहा है. चौथी चीज हो गई. क्या इसमें कोई मुश्किलें आ रही है अब तक? इसके आगे की दो चीजें बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान. हमें चीज देखनी है कि नाड़ी में आपने उंगली में रखने के बाद आपको कौन से उंगली में स्पर्श लगता है. हो सकता है आपको एक में लगे, हो सकता है दो में लगे, हो सकता है तीनों में लगे. ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कितने उंगली में स्पर्श लगे. वो निर्भर करता है आपके शरीर में क्या घट रहा है और कहाँ घट रहा है उस पर. आपको नाड़ी में स्पर्श या तो तर्जनी में लगता है, या मध्यमा में लगता है, या अनामिका में लगता है, या इसमें से किसी दो पे लगता है, या तीनों उंगलियों पे लगता है. नाड़ी में कहाँ पर स्पर्श लगता है यह सबसे आसान देखने के लिए चीज है. क्योंकि नाड़ी आप तीनों उंगलियां रखे हैं पल्स पर और आपको सिर्फ महसूस करना है कौन से उंगली के नीचे स्पर्श लगता है. यहाँ पर तर्जनी शरीर के नीचे हिस्से की बात बताता है. ये नाभि के नीचे कुछ घट रहा है तो तर्जनी में नाड़ी लगती है. नाभि और हृदय के बीच में लगता है तो ये मध्यमा पे लगती है. तर्जनी पे लगती है तो ये निचले हिस्से की बात करती है, नाभि के निचले हिस्से से. मध्यमा पे अगर नाड़ी लगती है तो ये बीच वाले हिस्से की बात करता है, हृदय और नाभि के बीच में. और अगर अनामिका पे नाड़ी लगती है तो ये हमें हृदय के ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं. वाग्भट का एक श्लोक हम सब ने आयुर्वेद में प्रवेश लेते ही पढ़ा था. वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता ते व्यापिनो अपि रुद्नाभ्यो अधोमध्य ऊर्ध्व संश्रया. आपको निश्चित रूप से इन पंक्तियों को याद आया होगा पक्की बात कि जब हम ये कहते हैं कि नाड़ी नाभि के नीचे और नाभि और हृदय के बीच में और हृदय के ऊपर. परंतु कृपा करके इसको वात पित्त कफ में अनुवादित न करिएगा, शरीर के हिस्से पर अनुवादित करिएगा. इसको समझने हेतु इस स्तर पर आपको वात पित्त कफ को न निर्देशित करते हुए यहाँ पर शरीर का हिस्सा, निचला हिस्सा, बिचला हिस्सा या ऊपरी हिस्सा, इनका प्रयोग करना चाहिए. अब यहाँ पर और एक बात आती है, इसमें तीव्रता देखनी है. हर उंगली के नीचे अलग से देखनी है तीव्रता कितनी लगती है. पहले 4 पोर्शन आपको एक साथ देखने हैं पर आखिरी 2 जो है वो आपको एक एक उंगली के नीचे देखना है. आपको स्पर्श तो लगा पर वो स्पर्श लगते हुए आपको ये भी देखना पड़ेगा आगे जाकर कि ये स्पर्श आपको नाड़ी के कितना तीव्रता दर्शाती है. और इसके लिए हम एक सिंपल सा स्केल प्रयोग करते हैं जिसको हम 4 पॉइंट स्केल कहते हैं. वैसे तो अनेकों पद्धति से कर सकते हैं. आप इसको 1 to 10 में कर सकते हैं, 1 to 100 में कर सकते हैं, 1 to 1000 में कर सकते हैं. यह आपकी सूक्ष्मता की क्षमता पर है. यह आपकी सूक्ष्मता की क्षमता पर अवलंबित है. हम एक सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर 0 का मतलब होता है कि कोई स्पर्श आपको नहीं महसूस होता है. जब हम कहते हैं कि इंडेक्स 0, इसका मतलब मुझे इंडेक्स में कोई स्पर्श नहीं महसूस हुआ. When we are counting it, this particular status of pulse, that is immediate expression, what we look for, in which part of your body the activity is going on, and that part is identified by the different fingers. When you are identifying the pulsations under index finger, it tells you that the
body, the more of the activity is happening in the lower part of the body. When you are finding the more pulsations on the middle finger, it denotes that the activity is largely happening in the middle part of the body between the navel and the heart. And if you are finding it in the ring finger, then it is suggestive of that the activity is happening in the upper part of the body, above the heart. And then we must identify the intensity under each finger. The earlier 4 things which we have discussed, whether it is pricking or soft, whether it is regular or irregular, whether it is full or empty, or whether it is warm or not warm, all these are seen on all the 3 fingers together. But the last 2 portions are to be identified under each finger separately. So when in the index, it is denoting the lower part of the body, the middle denoting the middle part of the body, and ring denoting the upper part of the body. And then when we are talking about the intensity, I have used a 4-point gradation for this. 4 point means 0 is no pulsation. We don't find pulsation, we denote it as 0. When we find a feeble pulsation, a weak pulsation, we denote it as 1+. When we find a moderate pulsation, we denote it as 2+, and when we have a strong pulsation, we denote it as 3+. हमने 4 स्तरीय इसको विभाजित किया है, जहाँ पर हम कहते हैं अगर 0 है तो हमें पल्सेशन लगा ही नहीं, वहाँ पर नाड़ी पे हमको कोई स्पंदन नहीं मिलता है उस उंगली पर, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर स्पंदन नहीं मिला, तो हम उसको डिनोट करते हैं 0 से। अगर हमें वीक, बहुत ही कमज़ोर सा पल्सेशन मिलता है, स्पंदन मिलता है, तो हम उसे कहते हैं 1+। अगर हमें बहुत स्ट्रांग पल्सेशन मिलता है, बलवान पल्सेशन मिलता है, तो हम उसे 3+ कहते हैं। और इस बीच में मध्यम पल्सेशन अगर मिलता है तो हम उसको मॉडरेट पल्सेशन को हम 2+ के रूप में डिनोट करते हैं। तो हमने 4-point प्रक्रिया को आइडेंटिफाई किया। 1 is 0, 1+ is weak pulsation, 2+ is moderate pulsation, and 3+ is strong pulsation. This intensity of the pulsations is directly proportionate. ये बिल्कुल अनुपात में होती है कि शरीर में जो घटना उस समय पर हो रही है, उस घटना के साथ डायरेक्ट निश्चित रूप से उसके अनुपात में हमें पल्सेशन मिलेगा। अगर स्ट्रांग घटना हो रही है, तीव्रतर घटना हो रही है, तो हमें तीव्रतर नाड़ी मिलेगी। अगर नाड़ी में वहां पर उस समय कोई कार्य नहीं घट रहा हो शरीर के उस हिस्से में, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई फिजियोलॉजिकल काम नहीं चल रहा है, पर कोई डोमिनेंट काम नहीं चल रहा है, तो हमें वहां पर पल्सेशंस नजर नहीं आते हैं, 0 पल्सेशन होता है। और जहां पर हमें एक थोड़ा काम चालू है तो वीक पल्सेशन मिलता है, थोड़ा मध्यम स्वरूप का काम चालू है तो हमें मध्यम स्वरूप का पल्सेशन मिलता है। यह रहा नाड़ी परीक्षा का पहला स्तर। और उसके अंतर्गत हमने देखने हुए कौन सी चीजें देखेंगे, हमने यहाँ पर 6 बिंदुओं को देखा। बिंदु नंबर 1, नाड़ी चुभने वाली है या मृदु है, वेदर द पल्स इज अ प्रिकिंग पल्स और अ सॉफ्ट पल्स, वेदर द पल्स इज अ प्रिकिंग पल्स और सॉफ्ट पल्स। Pricking pulse indicate pathological condition, soft pulse indicate physiological condition. Number 1. Number 2, very important, please remember whether the pulse is regular or irregular. Irregular pulse is indicative of involvement of cardiovascular system. It is indicative of involvement of cardiovascular system. Number 3, whether the pulse is full or not full or empty. The full pulse denotes acute condition within the body. So whatsoever is happening, whether it is a disease condition or whether it is a physiological phenomena, it has to be acute. If it is acute, the pulse is full. When the pulse is empty, it denotes the chronic condition of that particular phenomena. हमें acute और chronic के बारे में पता चला, हमें हृदय की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला, हमें नाड़ी में विकृति दर्शाती है या प्रकृति दर्शाती है, फिजियोलॉजिकल नाड़ी है या पैथोलॉजिकल नाड़ी के बारे में पता चला। चौथी चीज में वो वार्म अगर है तो हमें आम की उपस्थिति के बारे में दर्शाती है। अगर आम है, वेदर इट आमा इज इन्वॉल्व और नॉट इन्वॉल्व। इफ इट इज आमा इन्वॉल्व, देन यू हैव द फर्दर पर्टिकुलर फेनोमेना। नंबर 5, in which part of the body the activity is going on right now.
and that activity is identified as an index finger is the lower part of the body, middle finger is the middle part of the body, and ring finger is the upper part of the body. So you can use all the three fingers, index for the lower part, middle for the middle part, and ring for the upper part of the body. Where so you get pulsation, जहाँ पर आपको पल्सेशन अधिक से अधिक मिलता है, अगर वो तर्जनी पे अधिक मिलता है तो शरीर के निचले हिस्से की बात बताता है, वो मध्यमा पर अधिक लगता है तो बीच वाले हिस्से का बात बताता है, और अगर वो अनामिका पे लगता है तो शरीर के ऊपरी हिस्से के बारे में बताता है। और यहाँ पर हमें नाड़ी को ग्रेड करना है, वो ग्रेडिंग के लिए उसकी तीव्रता को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 4 पॉइंट ग्रेड का प्रयोग किया। एक है 0, जहाँ पर हमें नाड़ी नहीं लगती है तो वो 0 ग्रेड है। जहाँ पर नाड़ी वीक स्वरूप में लगती है तो वो वीक नाड़ी जो है वो हमें 1+ के रूप में दर्शाई जाती है। अगर नाड़ी मॉडरेट है तो वो हमें 2+ के रूप में दर्शानी है, और नाड़ी अगर स्ट्रांग है, बिल्कुल बलवान नाड़ी चल रही है तो हमें 3+ के रूप में दर्शानी है। तो नाड़ी के स्केल के बारे में आपको पता चला, 0, 1+, 2+, 3+। तो नाड़ी का ये पहला स्तर आपको शरीर में घटने वाली ग्रॉस घटनाओं के बारे में बताता है। नाड़ी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि एक स्तर पर आपको निदान करना आपको गलत रास्ते पे, गलत दिशा में लेके जाएगा। जब तक 5 स्तर के बारे में बात आपके नहीं होती है, 5 स्तर को आप लिखते नहीं है, 5 स्तर को जब आप अलग अलग से एनालिसिस नहीं करते हैं और उन 5 स्तरों को इकट्ठा नहीं लाते हैं, तब तक आपका ये चित्र, ये पजल अपूरा होगा। नाड़ी परीक्षा एक पजल है। पजल आपने बचपन में जरूर खेला होगा, जहाँ पर एक चित्र के कुछ टुकड़े टुकड़े बना कर दिए जाते हैं। उन टुकड़ों को अगर सही जगह पर सटीक तरीके से लगाया जाए तभी वो चित्र पूरा होता है। अब एक भी टुकड़े की जगह बदल दे तो आपका नाड़ी परीक्षा जो है वो चित्र पूरा नहीं होता है। इसलिए नाड़ी परीक्षा के निदान के ऊपर कूदने के पहले प्लीज मेरी सबसे ये विनती है कि जब तक 5 स्तर पूरे नहीं होते हैं तब तक ये प्रयास न करें। आपके इस पूरी श्रृंखला में आपके मन में जो भी विचार आए होंगे, जो भी प्रश्न उठे होंगे, कृपा करके आयुष दर्पण की वॉल पर उन्हें पोस्ट करें। हम तक वो पहुंचाए जाएंगे और उनके जवाब कल की तीसरे पुष्प के शुरुआत में मिलेंगे। कल तीसरे पुष्प में हम बात करेंगे नाड़ी के अगले 2 स्तरों की, जिसको हम उत्तान स्तर और गंभीर स्तर, सुपरफिशियल एक्सप्रेशन एंड डीप एक्सप्रेशन। विल सी टुमारो 5 o'clock। टिल देन आप सबको स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए हमारे पंत प्रधान जी ने जो हम सबको एक विनती की है कि ये पीरियड हम सभी आपके सम्मुख इसीलिए उपलब्ध है कि ये लॉकडाउन का पीरियड आपका वेस्ट नहीं हो, आपका इस समय आपका उपयुक्त तरीके से गुजरे। निगम साहब है, बालेंदु जी है, नवीन जी है, हम अपना समय, या हमारे जोशी साहब है, गौरांग जी, हम सभी आपको यही बात आपके साथ करने आए हैं कि ये समय जो लॉकडाउन का है, जिसमें हम अपने आप को अकेले न समझे, हम सभी साथ में हैं और सभी साथ में हमारी ज्ञान की कक्षाएं बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे। आप सबसे विदा लेते हुए आपका मित्र नाड़ी गुरु संजय। धन्यवाद।